नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन के राजा जॉन ने मौलिक अधिकारों के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे। बात की जाए भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात की जाए मूल संविधान में तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जबकि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रखकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। यह अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 का में रख दिया गया है। आगे जानेंगे कि इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है। तो इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। चहुमुखी मतलब भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं तो उनको जाने ले रहे हैं। सबसे पहले है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य दिए गए हैं। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। जबकि छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब है क्या कि कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सभी को प्राप्त हैं, यानी विदेशियों को भी प्राप्त हैं। हालांकि विदेशियों में अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश का है तो उसे ये मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। अब मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ तथ्य और देख ले रहा है कि ये असीमित नहीं है, लेकिन ये वाद योग्य हैं। असीमित का मतलब ये है कि इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। हालांकि कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं होता है। दूसरा है ये न्यायोचित हैं, यानी न्याय योग्य हैं। तीसरा है ये स्थायी नहीं है, इनमें कटौती संभव है, यानी अगर कभी लगे कि किसी भी तरह के मौलिक अधिकार में कटौती करनी है तो वह कटौती भी इसमें संभव है, यानी ये स्थायी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी राज्य क्या होगा इसको परिभाषित किया गया है। एक नेशन भी राज्य हो सकता है, स्टेट भी राज्य हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई अथॉरिटी भी एक राज्य हो सकती है। इन सब की विधियां इस अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई हैं। अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि संसद द्वारा बनी वे सभी विधियां शून्य होंगी जो मूल अधिकारों को कम करती हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित करती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करे तो वह कानून स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। आगे देखेंगे सबसे पहला जो अधिकार है समता का अधिकार, उसके बारे में। तो इसमें आपको केवल अनुच्छेद और उन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है यही याद रखना है। इससे आपके सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 14। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि के समान संरक्षण का प्रावधान यूएसए से लिया गया है। अब ये होते क्या हैं, तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, और विधि के समान संरक्षण का मतलब ये है कि कानून सभी को अपने बचाव का समान मौका देगा, यानी अपने संरक्षण करने का सभी को समान मौका दिया जाता है। जैसे यदि कोई गरीब व्यक्ति है और वह अपने बचाव के लिए जो वकील है वो नियुक्त नहीं कर पाता है, तो सरकार उसको एक सरकारी वकील मुहैया कराती है, तो वह विधि के समान संरक्षण के तहत ही कराया जाता है। आगे अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें एक शब्द और जोड़ लेना यहाँ पर, केवल।
ठीक है। तो इसमें होता है अनुच्छेद 15 में कि केवल धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ विधियां ऐसी हैं जो कि अपवाद के रूप में इसमें शामिल की गई हैं। अगला है अनुच्छेद 16। इसमें बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी सभी व्यक्तियों को नौकरी या विभिन्न प्रकार के जो अवसर होते हैं उनमें समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बताता है, यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया, यानी विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां होती थी, राजा, महाराजा, धीराज, ये सारी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। 19(1) के का में दी गई है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है, यानी किसी भी व्यक्ति को बोलने का और अपने विचार अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है वो 19(1) का के अंतर्गत दिया गया है। 19(1) खा में दिया गया है निरायुध सम्मेलन का, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन कर सकता है, लेकिन उस सम्मेलन में किसी भी प्रकार के युद्ध, हथियार आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए। 19(1) गा में दिया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संघ बनाने की स्वतंत्रता रखता है। 1 घा में दिया गया है निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है। हालांकि इन सभी स्वतंत्रताओं पर भी रोक लगाई गई है, वो रोक कई प्रकार की विधियों के तहत लगाई जाती है। अनुच्छेद 1 अड़ा में दिया गया है निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी रह सकता है और अपना निवास बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी कई सारी विधियां हैं, जैसे लीगल तरीके से उसके पास जमीन होनी चाहिए, और भी कई सारी विधियां हैं, तो वो दी गई हैं इसमें। अनुच्छेद 1 चा में दिया गया है व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता, यानी किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार के व्यवसाय और आजीविका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) चा में दी गई है। अनुच्छेद 19(1) का में चुप रहने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है, और यह बात इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में बताई गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। यह बात अनुच्छेद 19(1) का में कही गई थी, और यह बात नवीन जिंदल बनाम भारतवाद में बताई गई थी। आगे देखेंगे अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है कि अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी विभिन्न प्रकार के अपराध में आप अपना संरक्षण कब तक और किन परिस्थितियों में करेंगे, यह बात अनुच्छेद 20 में बताई गई है। अब इसमें क्या है, इसमें कई प्रावधान है। जैसे पहला है भूतलक्षी दांडिक विधि से संरक्षण। भूतलक्षी दांडिक विधि का मतलब ये है कि जैसे जिस समय आपने जो क्राइम किया है और उस समय उस क्राइम से संबंधित जो विधि या कानून रहे होंगे उसी के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कोई क्राइम किया है और आप पर केस चल रहा है और वह केस 2 साल बाद जब उसकी सुनवाई होती है तो 2 साल बाद जो कानून बने होंगे उस आधार पर आपको सजा नहीं दी जाएगी, जबकि जब आपने क्राइम किया था उस आधार पर आपको सजा दी जाएगी। तो भूतलक्षी दांडिक विधि में ये दिया गया है। दूसरा है दोहरी क्षति नहीं होगी। तीसरा है स्व अभिशंसन का अधिकार। इसके तहत बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों बातें आपके अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बताइए। देखेंगे अनुच्छेद 21। तो इसमें बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके द्वारा अपने प्राण की रक्षा करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, यानी उसे मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। तो इस बात का यह आशय है। अनुच्छेद 21 के तहत ही मेनका गांधी मामले में बताया गया था, ये यहाँ पे मामला कर लेना। मेनका गांधी मामले में बताया गया था कि प्रतिष्ठा के साथ जीना, एकांतता का अधिकार,
भोजन करने का अधिकार, निजता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार, निद्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, अवसर का अधिकार और मनपसंद विवाह का अधिकार भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चीज़ें हमने बताई हैं मेनका गांधी मामले के तहत, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि मनपसंद विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वह अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मरने के अधिकार को जीने के अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता है। यह फैसला ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के एक बाद में बताया गया था। यानी मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ मरना यानी इच्छा मृत्यु, जिसे पैसिव यूथेनेशिया कहा जाता है, को मौलिक अधिकार बताया गया है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके इलाज का कोई भी प्रबंध नहीं किया जा सकता है, तो डॉक्टर के परामर्श पर उसे इच्छा मृत्यु दी जाती है। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में दिया था। तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। इसके तहत बताया गया था कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह फैसला मोहिनी जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अनुच्छेद 22 में आपको याद रखना है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें दो प्रकार की विधियां होती हैं। पहली होती है दंडात्मक निरोध। इसका मतलब होता है अगर आपने अपराध किया है या आप पर अपराध करने का संदेह हो तो इस विधि के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, और इस विधि के तहत गिरफ्तार करने पर आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी आपको गिरफ्तारी जानने का कारण ये पूछ सकते हैं, पसंद के वकील करने का अधिकार ये भी आपको बताया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में आपकी प्रस्तुति करनी होगी। यह दंडात्मक निरोध के तहत आपको अधिकार दिए गए हैं। दूसरा होता है निवारक निरोध। इसके तहत भविष्य में आप अनुचित कृत्य ना करें, इसके लिए आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो आतंकवादी होते हैं उनको इसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 23 और 24 देखेंगे। तो अनुच्छेद 23 में बताया गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। इसमें क्या है, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया गया था, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई। महिलाओं और बच्चों से अनैतिक व्यापार, इस पर भी रोक लगाई गई। और देवदासी प्रथा और दास प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो अनुच्छेद 23 के तहत ही बनाया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से कारखानों इत्यादि में काम कराने पर रोक लगाने की बात की गई है। इसी के तहत बाल श्रम अधिनियम 1986 लाया गया था। आगे है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 25। इसमें है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। इसके तहत आप किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, उसकी तरह आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। इसी अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, सिख और जैन को रखा जाएगा। यह अनुच्छेद 25 के खा में बताया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बौद्धों को, सिखों को और जैनों को हिंदू में वर्गीकृत किया गया है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 25 खा के तहत। आगे अनुच्छेद 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी आप जिस धर्म को मानते हैं उसके कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट। यानी जब आप किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं और उसमें जो भी आप आय और व्यय करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, यह अनुच्छेद 27 में प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 28 में
धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने या ना होने की स्वतंत्रता दी गई। इसमें किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह भी बताया गया है। आगे संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार में अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताया गया है। अब अल्पसंख्यक दो तरीके से इन्होंने परिभाषित किए हैं, एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक, दूसरे भाषाई अल्पसंख्यक। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अब बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत क्या होता, यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 26 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो 5 प्रकार की रिटों में शामिल है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस, परमादेश यानी मैडिमस, प्रतिषेध यानी प्रोहाइवेशन, उत्प्रेषण यानी सॉर्टियरी और अधिकार प्रक्षा यानी कोवारंटो। तो ये 5 प्रकार की रिटें मूल अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 33 में बताया गया है कि सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया ब्यूरो, दूरसंचार प्रणाली में नियुक्त व्यक्तियों को मूल अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पुलिस या सशस्त्र बल में है और वह कहे कि हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वह युद्ध के समय भागना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 33 के तहत उन्हें इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि मार्शल लॉ यानी सेना विधि वाले क्षेत्र में मूल अधिकार निलंबित रहते हैं, यानी सेना विधि वाले क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकते और कई प्रकार के भी प्रतिबंध रहते हैं, तो वो अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि संसद को विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। जैसे अगर कोई मूल अधिकार और ज्यादा प्रभावी बनाना है तो उसके लिए जो कानून बनाने की शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। आगे जानेंगे कि कौन कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, जबकि नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी। लेकिन विदेशियों में शत्रु देशों के लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है उनमें अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं वो प्राप्त हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, लेकिन 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होता है। अगर वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे कंटेंट के बारे में आपके कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।